हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आप सबके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ और टॉपिक हुआ वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स डिटर्मिनेशन। मुद्रा का मूल एवं उसका निर्धारण। मुद्रा का मूल, प्राइस ऑफ वैल्यू। मुद्रा के मूल से तात्पर्य उस मुद्रा राशि से है जो उन वस्तुओं अथवा सेवाओं के बदले देनी पड़ती है, परंतु मुद्रा का मूल उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर होता है। व्यवहारिक जीवन में मुद्रा के मूल का वही अर्थ लगाया जाता है जो वास्तविक वस्तुओं मूल्यों को लगाया जाता है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई के बदले में हम कितनी वस्तुओं और सेवाओं खरीदी जा सकती है, यह मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। और रॉबर्टसन ने जिन्होंने उसे परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है, रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल से हमारा आशय समान रूप में वस्तुओं की उस मात्रा से है जो कि मुद्रा की एक इकाई के द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। जबकि किन्स ने कहा है कि किसी विशेष दशा में मुद्रा की क्रय शक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर करती है जो मुद्रा की एक इकाई से क्रय की जा सकती है। अब आइए मुद्रा के मूल्य के निर्धारण संबंधी सिद्धांत। थ्योरीज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा के पहला परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत। अब इसमें देखिए क्या है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन क्यों होता है? इसका उत्तर एक सिद्धांत के द्वारा दिया गया है जिसे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत कहते हैं। 15वीं सदी में इटली के विचारक जवनदत्ती ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को जन्म दिया, किंतु इस सिद्धांत की क्रमबद्ध व्याख्या अंग्रेज विचारक जॉन लॉक ने 1691 ईस्वी में विधिवत विस्तृत अध्ययन किया। 1752 ईस्वी में डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। ह्यूम के पश्चात एडम स्मिथ, रिकार्डो जे.एस. मिल, इरविंग फिशर, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री में मार्शल पिगू, रॉबर्टसन किन्स तथा डॉन पटिंगटन, नट विक्सेल एवं मिल्टन फ्रीडमैन आदि अनेक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की नवीन रूप में व्याख्या की है। अब आइए फिशर के दृष्टिकोण, फिशर व्यूज या फिशर अप्रोच में क्या है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कीमत स्तर, प्राइस लेवल का सिद्धांत है। मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात VM = 1/P, वेयर VM = मुद्रा का मूल्य, प्राइस ऑफ वैल्यू, एंड P जनरल प्राइस लेवल, समान कीमत स्तर होता है। अब आइए इधर ये देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इस सिद्धांत को मुद्रा मूल्य सिद्धांत की व्यवहारिक विचारधारा ट्रांजैक्शन अप्रोच कहा जाता है। प्रोफेसर टॉजिंग और प्रोफेसर मिल्स द्वारा इस सिद्धांत की परिभाषाओं दी गई है। इसके आधार पर मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर के बीच निम्नलिखित संबंध को व्यक्त किया गया। फर्स्ट है, मुद्रा की मात्रा एवं समान कीमत स्तर में प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होता है, यानी समानुपातिक संबंध। सेकंड पॉइंट कहा कि मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा के मूल्य में विलोम संबंध होता है। थर्ड है, समान कीमत स्तर तथा मुद्रा मूल्य में विपरीत समानुपातिक संबंध होता है। परिमाण सिद्धांत का लेन देन ट्रांजैक्शन इक्वेशन इस प्रकार जो पूर्वत था वो है। अब ये P = M/T, वेयर जहाँ जिसमें P प्रचलित मुद्रा, T = वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा, और P = समान कीमत जनरल प्राइस। पुनः मुद्रा की चलन गति को शामिल करने के उपरांत वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल मौद्रिक व्यय = मुद्रा की पूर्ति गुणे मुद्रा का चलन वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी, अर्थात PT = MV या M = PT भी कह सकते हैं। आप इधर ही लिखते हैं या तो उल्टा लिखते हैं। यह समीकरण एक समानिका आइडेंटिटी है, अर्थात MV
इक्वल टू पीटी सिद्धांत नहीं है। सन 1911 में अमेरिकी अर्थशास्त्री हेनरी फिशर ने अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में साख मुद्रा क्रेडिट मनी को जोड़ते हुए न्यू समीकरण देने का प्रयास किया और संशोधित किया और इस तरह के दिया न्यू समीकरण वो दिया पीटी इक्वल टू एम अपान एम डैश वी डैश, जहाँ पी समान के बाद प्राइस लेवल समान के टी कुल वस्तु एवं सेवाएं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, एम मनी इन सर्कुलेशन मुद्रा की मात्रा, M1 साख मुद्रा की मात्रा क्रेडिट मनी, V मुद्रा का वेग वेलोसिटी ऑफ मनी, V डैश शाख मुद्रा की चलन गति वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। ये तो रहा प्रोफेसर फिशर की। अब आइए फिशर समीकरण, फिशर की जो क्वेश्चन है समीकरण उनकी मान्यताएं क्या थी, अप्रोच। अब देखिए फिशर की अप्रोच, फिशर की समीकरण निम्न मान्यताएं हैं। समीकरण में P एक निश्चित निष्क्रिय तत्व है, अर्थात P अपने आप नहीं बदलता है, वह स्वयं किसी तत्व को प्रभावित नहीं करता है। यह समीकरण अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित या परिवर्तन होता है। सेकंड पॉइंट, अल्पकाल में T तथा V स्थिर होता है, फ्यूटाइल में कांस्टेंट और T है V। इन्हें प्रभावित करने वाले तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये स्वतंत्र हैं। मुद्रा की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तभी ये तत्व अप्रभावित रहते हैं। वैधानिक मुद्रा, थर्ड पॉइंट, एम तथा साख मुद्रा एम डैश के बीच एक स्थिर अनुपातिक एवं अल्पकाल में इस अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। अब कैम्ब्रिज समीकरण में क्या कहा गया, कैम्ब्रिज इक्वेशन देख लीजिए। फिशर के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत समीकरण में मुद्रा की पूर्ति को उनके मूल्य का निर्धारक माना गया, किंतु मुद्रा की पूर्ति एक निष्क्रिय तत्व है जिसके संबंध में सरकार निर्णय लेती है। इसके विपरीत मुद्रा मांग एक सक्रिय तत्व है जिसका व्यवहारिक जगत में अधिक महत्व होता है। पुराने अर्थशास्त्रियों में जैसे पेटी, ला, कैंटिलन तथा एडम स्मिथ ने मुद्रा की मांग को मूल्य निर्धारण का मुख्य तत्व कहा था। ठीक, बताया। कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री जैसे मार्शल हो गए, रॉबर्टसन है, पिगू है तथा किन्स ने इसके संबंध में अपने अपने समीकरण प्रस्तुत किए हैं। इन अर्थशास्त्रियों की अवधारणाओं में न्यून विभिन्नता के साथ आधारभूत मान्यता यह है कि मुद्रा का मूल्य जनता द्वारा रखे जाने वाले नगद शेषों की मांग कैश बैलेंस के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए इन समीकरणों को नगद शेष समीकरण कहते हैं। चूँकि इन्हें कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः इसे कैम्ब्रिज इक्वेशन या कैम्ब्रिज समीकरण कहा जाता है। आइए मार्शल के समीकरण ने कहा मार्शल का समीकरण, मार्शल इक्वेशन। अर्थशास्त्री मार्शल का यह मत है कि प्रत्येक देश के नागरिक अपनी वार्षिक आय का कुछ भाग तथा अपनी वर्तमान संपत्ति का कुछ अंश नगद में रखते हैं। यह नगद राशि ही देश में प्रचलित कुल मूल्य को निर्धारित करती है। यह बात को किसने कहा? प्रोफेसर मार्शल ने कहा। मार्शल ने अपनी मान्यता को स्पष्ट करने के लिए समीकरण प्रस्तुत किया है। उनका जो समीकरण है एम इक्वल टू KY प्लस K-A, जहाँ वेयर एम कुल चलन मुद्रा तथा बैंकों में चालू जमा, Y कुल वार्षिक आय, A संपत्ति का कुल भाग, K वार्षिक आय का वह भाग जो जनता नगद रूप में अपने कैश के रूप में अपने रखती है, K- जनता की कुल संपत्ति का वह भाग जिसे वह नगद रूप में रखना चाहती है या रखनी चाहती है। आइए मार्शल की जो इक्वेशन है, मार्शल इक्वेशन, मार्शल के समीकरण को यदि मूल के रूप में उदाहरण के लिखा जाए तो बोलेंगे P इक्वल टू M/KY अथवा M इक्वल टू PKY, जहाँ P समान कीमत स्तर है। रॉबर्टसन का समीकरण रॉबर्टसन इक्वेशंस में है। रॉबर्टसन ने नगद को समीकरण को निम्न प्रकार व्यक्त किया है, P इक्वल टू M/KT, अर्थात ऐसे भी लिखते हैं, अथवा M इक्वल टू PKT। रॉबर्टसन ने PMT आदि की परिभाषा फिशर के समीकरण के अनुसार मान ली है और K मार्शल के समीकरण से लिया गया है। मूल रॉबर्टसन के समीकरणों में भी यदि मुद्रा की एक इकाई का मूल परिवर्तन प्रदर्शित किया जाए तो समीकरण इस प्रकार होगा।
इनका समीकरण P इक्वल टू किटी अपान एम, P को किटी अपान एम, पीगू के इक्वेशन। अब आइए पीगू के इक्वेशन। पीगू इक्वेशन में क्या कर रहा है, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर आर्थर सेल्विंग पीगू, एसी पीगू ने मुद्रा का निम्नलिखित समीकरण दिया है। वस्तु की एक इकाई मूल की दृष्टि से P इक्वल टू एम अपान के आर अथवा एम इक्वल टू पी के आर, जहाँ वेयर P समान कीमत तथा एम मुद्रा की इकाइयों की मात्रा, आर समाज की कुल वास्तविक आय, के समाज की कुल वास्तविक आय का वह अनुपात जिसे लोग मुद्रा के रूप में अपने पास कैश रखते हैं। मुद्रा की इकाई के मूल्य की दृष्टि से P इक्वल टू के आर अपान एम, जहाँ वेयर P इक्वल टू मुद्रा की इकाई का मूल्य। अब पीगू का संशोधन समान रूप से एम में ही शाख मुद्रा सम्मिलित करने की परंपरा है, किंतु पीगू ने बाद में अपने ही समीकरण में परिवर्तन कर शाख मुद्रा को अलग से सम्मिलित किया है, अर्थात P इक्वल टू एम अपान के आर इंटू सी प्लस एच इंटू 1 माइनस सी। ये क्वेश्चन है, पीगू का संशोधित है, जहाँ सी कुल मुद्रा का वह अंश जो नगद में रकम रूप में जनता अपने पास रखती है, 1 माइनस सी इक्वल टू कुल मुद्रा का वह अंश जो बैंकों में जमा किया जा रहा है या लोग करते हैं। एच बैंकों में कुल जमा रकम वह भाग जो बैंक नगद रूप में रखती है। और किन्स की इक्वेशन लास्ट है। किन्स का वास्तविक से समीकरण, किन्स का वास्तविक पीगू के समीकरण से सहमति न होने के कारण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री किन्स ने अपनी पुस्तक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में मुद्रा समीकरण का एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया था, जो इस प्रकार है। ये प्रोफेसर किन्स की इक्वेशन एन इक्वल टू पी इंटू के प्लस आर के डैश। एन चलन में नगद कोष कैश की कुल मात्रा, पी वस्तुओं की एक इकाई का मूल्य, के इक्वल टू वस्तुओं सेवाओं की वह मात्रा जो समाज के द्वारा नगद रूप पर रखी जाती है, आर इक्वल टू बैंकों द्वारा अपनी जमाओं के पीछे रखी गई रकम के अनुपात है, के डैश वस्तुओं तथा सेवाओं की वह मात्रा जो समाज द्वारा बैंकों में जमा के रूप में रखी जाती है। किन्स के इस समीकरण को परिवर्तित रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। P इक्वल टू एन अपान के प्लस आर के डैश। किन्स का वास्तविक से समीकरण में अल्पकालीन मुद्रा की मांग को स्थिर मान लिया गया है, अर्थात के आर तथा के डैश स्थिर है। किन्स का समीकरण मुद्रा के अल्पकालीन मूल्यों को बताता है। वास्तव में अल्पकाल में मुद्रा की मांग प्रायः नहीं बदलती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला जो मेरा वो जो होगा वीडियो होगा किन्स का मौलिक इक्वेशन, किन्स नेचुरल इक्वेशन हम कल लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ओके।